बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज के बाजार की। दिसंबर सीरीज की शानदार शुरुआत हुई, बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी ने 1.25% तक की बढ़त हासिल की। वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में अच्छी तेजी दिखी। मार्केट के ज्यादा अपडेट्स देते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए मार्केट का हाल, कहां तेजी और कहां सुस्ती दिखी है? तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और साथ ही साथ दिसंबर सीरीज की शानदार शुरुआत आज हमें देखने को मिली है। अक्रॉस द सेक्टर अच्छी खासी बाइंग जो है आज के सत्र में देखी गई है। वेदर इट्स पीएसयू बैंक, आईटी, मेटल पैक, ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा इजाफा। सेंसेक्स तो 1000 अंकों की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी में भी करीब 1.5% का उछाल हमें जो है देखने को मिला। लगातार पिछले 3 दिनों में हम देख रहे थे कि सेकेंड हाफ में बिकवाली का सत्र शुरू हुआ था, लेकिन क्या शानदार गेन आज बाजार ने दिखाए हैं। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए, निफ्टी में जेएसडब्ल्यू स्टील, अक्रॉस द स्टील पैक में भी अच्छी खासी तेजी थी। एचडीएफसी लाइफ, साथ में बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में अच्छे खासे गेन आज के सत्र में देखे गए। लूजिंग पॉकेट में भारतीय एयरटेल अडानी एंटरप्राइजेज, आयशा मोटर्स और एसबीआई लाइफ में हमें हल्का फुल्का जो गिरावट का सत्र है वो देखने को मिला। अब बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की। मिड कैप में देखिए हुडको 4% का इजाफा, पेटीएम में भी करीबन 3.25% की तेजी, एल&टी फाइनेंस और साथ में सेल में भी 3.5% की जोरदार तेजी देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, एमआरपीएल 3.25%, एमएनएम फाइनेंशियल करीबन 3%, नायका में 2.5% की कमजोरी और साथ में सुंदरम फाइनेंस में करीब 1% की कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन लगातार हमें जो एक गिरावट का सत्र देखने को मिला था उसमें आज फाइनली जाके एक रोक लगी है और अच्छे खासे गेन्स के बाद दिसंबर सीरीज की शुरुआत हुई है। वही बाजार के फोकस में आज फिर सरकारी बैंक पर रहा है। सरकारी बैंक की तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज फिर 1.25% ऊपर रहा है। क्यों दौड़ रहा है सरकारी बैंक, समझाने के लिए हमारे साथ है कंचन नौटियाल। बेसिकली यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, रीजन कई सारे हैं जिससे पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी खासा जो मोमेंटम है आज के सत्र में देखने को मिला है। आज की तो हमने पूरी की पूरी चार्ट्स देखे ही हैं पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान, लेकिन पास डेटा देखा जाए तो देखिए क्या शानदार रिटर्न्स यहाँ पे भी स्पेसिफिकली आते हुए दिखाई दिए हैं। कैनरा बैंक करीब 50% का इजाफा, यूनियन बैंक में 30%, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छी खासी शानदार रैली जो है वो देखने को मिली है। और जनवरी से लेके अब तक अगर निफ्टी पीएसयू बैंक का रिटर्न देखा जाए तो वो करीब 32% तक का देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने का डेटा देखा जाए तो यहाँ पे जो निफ्टी पीएसयू बैंक्स है उसने आउट परफॉर्म किया है दूसरे जो बाकी के सेक्टर्स हैं। अब देखिए आगे की जो अप्रोच है वो भी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है और इस रैली को सपोर्ट कर रहा है 5 दिसंबर को जो पॉलिसी आने वाली है वहां पे अनुमान ये जताया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का जो कट है वो देखने को मिलेगा, जो कि इन बैंक्स के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। इनफैक्ट जो बैंक्स के मर्जर की खबरें आ रही हैं, 6 बैंक्स बचे हैं जहां पे मर्जर की खबरें आ रही हैं, उससे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टर 2 की बात करी जाए तो यहां पे पर्सनल लोन में एक अच्छा खासा 37% का उछाल देखने को मिला था, जिसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पीएसयू बैंक्स का ही है। यही नहीं बल्कि होम लोन मार्केट में भी अगर बात करी जाए तो यहां पे पीएसयू बैंक्स का जो मार्केट शेयर है वो 50% को पार करता हुआ दिखाई दिया है। एसेट क्वालिटी लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी साइड पे जाती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो वहां पे भी साल दर साल 9% की बढ़त जो है देखने को मिली है। वैल्यूएशन इस टाइम पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। वैल्यूएशन की बात हो ही गई है तो एक बार पिक्चर भी आपके सामने ड्रॉ कर दी जाए, कौन से बैंक का इस टाइम पे प्राइस टू बुक वैल्यू किस तरीके से कामकाज कर रहा है। ऑल ओवर अगर इंडेक्स का मैं बताऊं तो 1.4x पे ये ट्रेड कर रहा है और अगर कंपनी बैंक स्पेसिफिक बात करी जाए तो 1.2x, 0.9x, 1.6x और इस तरीके से ये इस टाइम पे चार्ट हमने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते पूरे ही सेक्टर को एक अच्छी ग्रोथ। साथ ही एमसीएक्स के शेयर ने 10,000 का नया माइलस्टोन हासिल कर लिया है। एमसीएक्स में गोल्डन रन की पूरी पिक्चर बता रही है कंचन नौटियाल। अगर हम 2019 की सर बात करें तो अगर 2019 में हमने एमसीएक्स के केवल 10 ही शेयर ले लिए होते तो 10,000 रुपए के पड़ते, लेकिन आज जो उसकी कीमत होती वो होती करीब 1 लाख रुपए। देखिए कितने ब्यूटीफुली ये जो चार्ट है प्रेजेंट किया गया है, जहां पे शेयर की कीमत थी साल 2019 में केवल 1,000 रुपए, वो आज बढ़ के 10,000 को पार कर गई है। तो ये होती है ग्रोथ स्टोरी जो हमें अभी डेफिनेटली अपनी स्क्रीन पे जो है देखने को मिल रही है। इसको अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो मिला है। सोने की कीमतों में हमें अच्छा खासा उछाल
देखने को मिला है। इनफैक्ट जो चांदी की कीमत भी रही है पिछले एक साल में शानदार वहां पे रिटर्न्स जो है आते हुए दिखाई दिए हैं। M6 का जो रिटर्न चार्ट है वो आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने रख दिया है। शानदार रैली यहाँ पे एक बार प्लीज स्क्रीन पे रखिए कि गोल्ड और सिल्वर में कैसे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले एक साल में देखिए सोना करीबन 65% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर सिल्वर की बात करी जाए तो 80% का उछाल यहाँ पे भी देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि आगे की जो ग्रोथ की आशंकाएं हैं वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात करी जाए काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में बनी हुई है बिकॉज गोल्ड की कीमतों से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। Q2 की अगर बात कर ले तो F&O सेगमेंट में जो एवरेज डेली टर्नओवर है उसमें हमें 87% का उछाल देखने को मिला है। 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। बुलियन सेगमेंट की बात करी जाए तो यहां पे भी अच्छा खासा 57% का जंप देखने को मिला है और इस साल कंपनी ने 17 नए क्लाइंट्स भी जोड़े हैं अपनी लिस्ट के अंदर। काफी सारी ब्रोकरेज है जो यहां पे अब अनुमान लगा रही है कि आने वाले टाइम पे जो नंबर्स हैं और भी ज्यादा शानदार हमें देखने को मिलेंगे। और कमोडिटी ट्रेडिंग जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम पकड़ रही है वहां से भी M6 को एक काफी शानदार जो है ग्रोथ का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे। लेकिन जो ग्रोथ जर्नी है डेफिनेटली बहुत अच्छी दिखाई दी है। अगली खबर में बात करेंगे ऑफिस स्पेस लीजिंग की। इस स्पेस में तेजी देखने को मिल रही है। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस स्पेस की सप्लाई से ज्यादा डिमांड है। इस पूरे स्पेस से जुड़ी कंपनियों के बारे में बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मौजूद है। आशीष, ऑफिस स्पेस से जुड़ी कंपनियों की ग्रोथ कैसी है? ये चलन तो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि विदेशी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनका कल्चर तो भारत में लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो इसके चलते ये जो कोवर्किंग लीजिंग स्पेस है इसमें तो बढ़त आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जिनका कारोबार ही यही है कि पूरी स्टैंडअलोन बिल्डिंग, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो नेस्को जैसी कंपनीज हैं, ये किराए पर देती हैं। इनके लिए डिमांड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल और बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। कारण ये कि ऑक्यूपेंसीज अगर आप देखें तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज हाइस पर चल रही है। नियर टर्म में रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। अब अच्छी बात यह है कि अगर पूरे साल के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट जो डिमांड निकल कर आ रही है 2026 के पूरे अंत तक, ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 2027 में भी आप देखें तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ वेकेंट होंगी उससे ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो कोवर्किंग स्पेसेस है और साथ में जो कुछ रीट्स है इनको बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और मेरा फोकस इसके ऊपर गया क्योंकि इनके नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। अब आप कुल डेस्क की क्षमता के लिहाज से देखें तो डेटा आपके स्क्रीन पर सामने आएगा, जहां पर अगर आप देखें तो स्मार्ट वर्क्स के पास सबसे ज़्यादा जो है ये कैपेसिटी नज़र आती है। वीवा की हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, इसके पास भी अगर आप देखें तो क्षमता काफ़ी बढ़िया है। ऑफिस है, इंडीक्यूब है। अब ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होता जा रहा है। लेकिन ऑक्यूपेंसी रेट्स अगर आप देखें तो सबके बड़े शानदार देखने को मिल रहे हैं। वीवा ऑलमोस्ट 77% पर है, स्मार्ट वर्क्स 84-83 के आसपास है, ऑफिस है और इंडीक्यूब इसकी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट ऑक्यूपेंसी के रेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 85% के। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि Q2 के नतीजे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट की कॉल पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस सेगमेंट में ग्रोथ आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ एबिटा की ग्रोथ बताता हूँ Q2 के दौरान। अब वीवर्क की 28% रही है, स्मार्ट वर्क्स की 26%, ऑफिस की 32% और इंडीक्यूब इसने अगर आप देखें तो पूरे स्पेस को आउट परफॉर्म कर दिया। 43% की एबिटा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन ये डिमांड काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है क्योंकि चाहे BFSI हो या फिर GCC IT कंपनी, सबकी तरफ से काफ़ी बढ़िया फेवरेबल एनवायरनमेंट है। इसी के चलते जो लिस्टेड रीट्स है यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। और नॉलेज रीट है, एम्बेसी है, नेक्सिस है, ब्रूकफील्ड है, माइंड स्पेस है, इनमें भी बहुत सारे विकल्प है। तो पूरा स्पेस अगर आप देखें तो हो सकता है कि आगे जाके आपको और बज़ दिखाए। अगली खबर में बात म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड निवेश में छोटे शेयरों का योगदान बढ़ते जा रहा है। छोटे शेयर से होने वाली SIP 10,000 करोड़ के पार निकल गई है। क्या है डिटेल्स, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। शेयर जरूर छोटे लेकिन निवेश और इरादे काफी बड़े हैं और यही कारण ये कि अगर आप मंथली SIP फ्लोज में बियॉन्ड 30 यानी छोटे शेयरों की बात करें तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अब 10,000 करोड़ के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो बहुत सारे फंड हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने माइक्रो SIP 250 रुपये की SIP है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग कर रखी है, इसका एक फ़ायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन मंथली फ्लोज में टोटल अगर आप देखें तो जो छोटे शेयर है इनका अब योगदान 40% के पार 41% आपको देखने को मिल रहा है। इक्विटी फ्लोज ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहेंगे, लेकिन अब अगर आप देखें तो पैसिव फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड है,
अब इनकी भी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं कि 2021 से लेके अब तक किस प्रकार से ये एक बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब जो छोटे शहरों का योगदान था मंथली एसआईपी फ्लोज में 2021 में 2832 करोड़ था, और आप देखिए कि कैसे कैसे बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब ये आंकड़ा 2025 में हम देख रहे हैं लास्ट मंथ का 10,000 करोड़ के पार निकलता हुआ नजर आ चुका है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो पूरा एएमसी पैक है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, इनके लिए ग्रोथ के अपार अवसर है। एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, इनफैक्ट सभी स्टॉक्स को आप रडार पर रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज कैबिनेट की बैठक में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी मिल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए कैबिनेट की बैठक में क्या बड़े फैसले हुए हैं? कैबिनेट ने वैसे तो 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, लेकिन इनमें से 3 प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है। एक प्रस्ताव तो काफी ज्यादा संवेदनशील भी है। उसमें से एक है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए सरकार ने, कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की माइनिंग से लेकर के प्रोसेसिंग तक, यहाँ की तक की एलॉय नॉन एलॉय मेटल में इसको कन्वर्ट करने तक की प्रक्रिया इस स्कीम में शामिल की गई है। जो कंपनियां इस प्रक्रिया में वैल्यू एडिशन करेगी, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी, सरकार इस इंसेंटिव स्कीम के जरिए उसे इंसेंटिव देगी। ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए जो इंसेंटिव स्कीम है, ये करीब 7,300 करोड़ रुपए की स्कीम है और इसके तहत 7 साल तक स्कीम चलेगी। और सरकार का लक्ष्य यह है कि इस स्कीम के जरिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की सालाना उत्पादन क्षमता भारत में करीब 6,000 टन तक की तैयार कर ली जाए। ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल में चीन ने जब रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा था तो दुनिया के कई देशों में, जिसमें भारत भी शामिल था, बड़ी भारी किल्लत हो गई थी। किल्लत इस बात की हुई थी कि कई सारे ऑटो पार्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। ऑटो प्लांट कम होने लग गए थे, बंद होने लग गए थे, मोबाइल फोन की किल्लत होने की आशंका जताई जा रही थी। अब सरकार ने इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए इस स्कीम को लाया है। बता दूं कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की 60% की माइनिंग अकेला चीन करता है, 90% प्रोसेसिंग अकेला चीन करता है। चूंकि ये काफी महंगा होता है प्रोसेसिंग करना, माइनिंग करना, इसलिए सरकार ने इंसेंटिव स्कीम लाने का फैसला लिया है। 2 और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पुणे वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने, कैबिनेट ने पुणे मेट्रो लाइन के अगले प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत विस्तार किया जाएगा पुणे मेट्रो लाइन का। और दूसरा, बदलापुर करजत के लिए भी सरकार ने अतिरिक्त रेल लाइन को यहां पे मंजूरी दी है। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। लक्ष्मण, अब जुड़े रहिए हमारे साथ। ना तो रजिस्ट्रेशन ना ही लाइसेंस की है जरूरत। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सभी रेगुलेशंस के लिए हाई लेवल कमेटी ने जन विश्वास सिद्धांत की सिफारिश की है। क्या है पूरी सिफारिश, जानने के लिए चलते लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, क्या पूरी सिफारिश की गई है? दरअसल कारोबार के रास्ते को, कारोबार के माहौल को और ज्यादा आकर्षक और आसान बनाने के लिए सरकार ने नीति आयोग के मेंबर राजीव गौबा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया था। इस हाई लेवल कमेटी ने एक खास रिपोर्ट सौंपी है। ये नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम के रिफॉर्म को लेकर रिपोर्ट की गई है। इस रिपोर्ट में सबसे जो अच्छी बात मुझे दिखी वो ये था, जन विश्वास सिद्धांत की सिफारिश की गई है। ये जो जन विश्वास सिद्धांत है, इसके तहत कहा गया है कि ना तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत होनी चाहिए, ना तो लाइसेंस की जरूरत होनी चाहिए, ना तो एनओसी की जरूरत होनी चाहिए। इन सारी जरूरतों को खत्म कर लिया जाए। रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कंपनी अपनी जानकारी दे रही है, उसका डेटाबेस बना करके रखिए। और इतना ही नहीं, जिन सेक्टर में राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सेक्टर है, जो बेहद संवेदनशील सेक्टर है, वहीं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी करिए, वहीं पे एनओसी को मैंडेटरी करिए, वहीं लाइसेंस को मैंडेटरी करिए, वरना लाइसेंस, एनओसी, इन सब की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। एक और महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है वो ये कि जो इंस्पेक्शन किया जाता है, इंस्पेक्शन जो समय समय पर सरकार के अधिकारी जाकर निरीक्षण करते हैं, लेबर इंस्पेक्टर हो, दूसरे इंस्पेक्टर हो, तो ये सरकार के अधिकारी न करें। एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था की जाए, यानी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा निरीक्षण कराया जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई रेगुलेशन आप लाते हैं या फिर जो भी मौजूदा रेगुलेशन है, उन सब का कॉस्ट एनालिसिस कराइए, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कराइए और कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट करिए। यानी इस रेगुलेशन को
पालन करने से कितना खर्च आएगा और उस रेगुलेशन को सरकार के द्वारा पालन करवाने से सरकार का कितना खर्च आएगा, उसका आकलन करिए। फिर पूछिए कि इस रेगुलेशन की जरूरत है कि नहीं है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सिफारिश नीति आयोग की तरफ से निकल करके सामने आई है। और इन सब के चलिए ये भी कहा गया है कि अचानक से कभी हम टैक्स बदल देते हैं, अचानक से पॉलिसी बदल देते हैं, तो ये ना किया जाए। एक समय सीमा निर्धारित की जाए कि इसी समय सीमा पर पॉलिसी में बदलाव होगा, इसी समय सीमा पर टैक्स में बदलाव होगा, यानी लोगों को पता हो कि कब पॉलिसी बदलने वाली है, कब टैक्स बदलने वाला है, मौजूदा पॉलिसी कब तक रहने वाली है, ताकि उसी हिसाब से अपना निवेश करें। तो सारी सिफारिशें यहाँ पे की गई हैं और संबंधित मंत्रालयों को कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। जी लक्ष्मण, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। आज पूरा देश 150वां संविधान दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान दिवस के मौके पर आज संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद ने 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करके महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम ऐतिहासिक आगे बढ़ाया है। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी को आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने देश की आर्थिक एकता को मजबूत किया है। यही नहीं, राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 हटाने से देश की राजनीतिक एकता में आ रही बाधा दूर हुई। इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। साथ ही संविधान दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने 1949 में संविधान के ऐतिहासिक अंगीकरण को याद करते हुए इसकी राष्ट्र की प्रगति में मार्गदर्शक भूमिका को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था, जिससे इस पवित्र दस्तावेज का सम्मान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कैसे संविधान ने सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों को देश की सर्वोच्च सेवाओं को योगदान और समर्थन दिया है। उन्होंने स्वयं संसद और संविधान के प्रति श्रद्धा के अपने अनुभव साझा किए। 2014 में संसद की सीढ़ियों पर नमन करना और 2019 में संविधान को अपने माथे पर रखना, ये सब उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान ने अनगिनत नागरिकों को सपने देखने और उन्हें साकार करने की शक्ति दी है। प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान दिवस के मौके पर केंद्र सरकार और मौजूदा सिस्टम पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि संविधान भारत की विविधता, भाषा, संस्कृति और समुदायों को जोड़ने वाला दस्तावेज है। उन्होंने लिखा कि संविधान हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। इसके निर्माता चाहते थे कि हमारे अधिकार हमेशा सुरक्षित रहे। अब जब लोकतंत्र खतरे में है, जब धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, जब संघीय ढांचे को बुलडोजर से दबाया जा रहा है, इस मुश्किल समय में हमें अपने संविधान से मिलने वाली बहुमूल्य दिशा निर्देश की रक्षा करनी चाहिए। तो वही संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते हैं। समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है, पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन ने खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के
खिलाफ है। और इसी से जुड़ा है हमारे आज का आवाज अड्डा का टॉपिक भी। संविधान को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। अगली खबर में बात करेंगे बिहार की। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार के 2 सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिसमें राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का आवास शामिल है। वहीं विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी को अब हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पुल आवास संख्या 39 यानी बंगला नंबर 39 नया सरकारी आवास के रूप में आवंटित किया गया है। साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से हरा दिया है। बरसापारा स्टेडियम में बुधवार को 549 रन का टारगेट चेस कर रही भारतीय टीम 140 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा 6 विकेटें लिए। इसके साथ ही भारत 2 टेस्ट मैच की ये सीरीज भी 2-0 से हार गया। 25 साल बाद भारत ने साउथ अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज हारी है। दूसरी ओर पुरुषों के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो गया है। भारत और श्रीलंका में होने वाले इस वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल बता रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। आईसीसी मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो गया है और इस बार मजेदार टूर्नामेंट होने वाला है। तो पहली बात, भारत और श्रीलंका कर रहे हैं इस टूर्नामेंट की मेजबानी मिलकर। कुल 20 टीमें इस बार भाग लेने वाली हैं और यह मुकाबला खेला जाएगा 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में। अब इतनी सारी टीमें हैं तो 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। ग्रुप ए में ऑफ कोर्स इंडिया है, साथ में पाकिस्तान, नीदरलैंड, नामीबिया और यूएसए। ग्रुप बी में रखा गया है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान को। ग्रुप सी में खेलने वाली टीमें होंगी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली। और ग्रुप डी में है न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई। तो अब ये 20 टीमें आपस में मुकाबला करेंगी। ढेर सारे मुकाबले, लेकिन भारत के अहम मुकाबले आपको बताते हैं। इनॉग्रल जो होगा टूर्नामेंट का वो 7 फरवरी को होगा। इंडिया वर्सेस यूएसए इन वानखेड़े। मुंबई में 12 फरवरी को इंडिया भिड़ेंगे नामीबिया के साथ। नई दिल्ली में 15 फरवरी को वो महामुकाबला होगा जिस पर सबकी नजरें होंगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा, कोलंबो में ये मुकाबला होगा। 18 फरवरी को इंडिया का मुकाबला नीदरलैंड से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। तो ये तो भारत के इंपॉर्टेंट प्रमुख मैचेस हो गए। सेमीफाइनल खेला जाएगा पहला 4 मार्च को कोलकाता ऑब्लिक में कोलंबो, इसलिए अगर इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच होगा जो कि कोलंबो हो सकता है। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है और फाइनल होगा 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अगर भारत और पाकिस्तान यहां भी आमने सामने होते हैं तो मुकाबला कोलंबो में होगा क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर रखा जाएगा। तो काफी एक्साइटमेंट सा टूर्नामेंट आने वाला है। 20 टीमें इस बार खेल रही हैं। इटली जैसी फुटबॉल नेशन भी इस बार होगी मुकाबले में और एक्साइटमेंट अपने चरम पर होगा। अगली खबर अहमदाबाद से। अहमदाबाद में कल से नया पैरेलल टैक्सीवे शुरू हो जाएगा जिससे हवाई यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। नया पैरेलल टैक्सीवे से पैसेंजर्स को क्या फायदा होगा बता रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता केतन जोशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट के पैरेलल टैक्सीवे पर मौजूद हूं जो कि कल सुबह है वो ऑपरेशनल होने वाला है। यहां पर इस पैरेलल टैक्सीवे का क्या महत्व है, तो जितने भी एयरक्राफ्ट यहां से उड़ने वाले हैं वो इस वे का इस्तेमाल करके मेन रनवे तक जाएंगे और जो डिले टाइम था उसमें 30 से 40% की कटौती होगी, यानी कि आप जल्दी से जल्दी यहां से उड़ सकते हैं और आ भी सकते हैं। पहले 1 घंटे में 20 एयरक्राफ्ट है वो टैकल हो सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल टैक्सीवे के कारण अब उसकी संख्या बढ़कर 28 हो जाएगी। खासकर जो कार्बन उत्सर्जन होता था वो प्रति एयरक्राफ्ट में उसमें भी 30% की यहाँ पर कमी आएगी। 1126 मीटर लंबा ये जो पैरेलल टैक्सीवे है वो 95% के जो सी टाइप के कोड विमान है उसको कैटर करता है। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो 100 में से 95 एयरक्राफ्ट है वो इसी पैरेलल टैक्सीवे का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से उड़ान भरना और अगर बाहर से यहाँ आना काफी फायदेमंद होगा और जो समय की बचत है वो भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। इसी के साथ